हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में। साथ ही हमने जाना था जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बारे में, और साथ ही हमने जाना था भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्रक है उसके बढ़ते महत्व के बारे में। तो पहले जानते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। इसका मतलब है कि भारत की जनसंख्या, भारत के जो 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें से किस किस क्षेत्र में भारत की जनसंख्या रोजगार प्राप्त कर रही है, कितने अनुपात में, कितने प्रतिशत में वो वहां पे रोजगार प्राप्त कर रही है। यद्यपि 40 वर्षों में तीनों क्षेत्रकों की जीडीपी में हिस्सेदारी, जीडीपी में मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन हुआ है, किंतु रोजगार में ऐसा नहीं हुआ। आज भी प्राथमिक क्षेत्रक सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का मतलब होता है रोजगार उपलब्ध करवाने वाला, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। आज भी देश में आधे से अधिक श्रमिक जो है वो कहाँ है? कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और कृषि क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में। हमने पिछले वीडियो में ये ग्राफ डिस्कस किया था। ये 1973-74 के आंकड़े और 2013 और 14 का ग्राफ हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो 1973 और 74 में प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी थी वो काफी अधिक थी और तृतीय क्षेत्र की भी हिस्सेदारी काफी अधिक थी बजाय दूसरे क्षेत्र के, मतलब द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम थी। इससे इसमें उत्पादित वस्तुओं की हिस्सेदारी बहुत कम थी। लेकिन 2013 तक ये जो हिस्सेदारी थी ये तृतीय क्षेत्रक में बहुत अधिक बढ़ गई और प्राथमिक क्षेत्रक में ये हिस्सेदारी बहुत अधिक मात्रा में कम हो गई, जबकि हल्की सी जो वृद्धि है वो दूसरे क्षेत्रक में देखी गई। तो ये तो थी जीडीपी की हिस्सेदारी। अब अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट का अगर प्रश्न आता है तो रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो 1972 और 73 के आंकड़े हैं इसमें सबसे ज्यादा रोजगार जो उपलब्ध करवाने वाला हमारा सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर, हमारा प्राथमिक सेक्टर। फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्रक आता है और सबसे कम रोजगार जो उपलब्ध करवाता है वो है द्वितीय क्षेत्रक। और 2011 में भी वही स्थिति बनी हुई है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी बरकरार है। प्राथमिक क्षेत्रक अब भी सबसे अधिक जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाता है। आधे से भी अधिक श्रमिक जो है वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक लगभग बराबर बराबर की हिस्सेदारी में चले हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? जो क्षेत्र सबसे अधिक उत्पादन में जिसकी हिस्सेदारी है तृतीय क्षेत्र की, उसकी रोजगार में बहुत ही कम हिस्सेदारी है, वो बहुत ही कम लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। और जो प्राथमिक क्षेत्रक है जिसकी उत्पादन में बहुत कम हिस्सेदारी है वो रोजगार उपलब्ध करवाने में सबसे आगे है, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसका पहला कारण तो है प्रचंड बेरोजगारी। इसे हम अदृश्य या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो प्रचंड बेरोजगारी अथवा छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक इसलिए काम में लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर काम करने को और कुछ भी विकल्प नहीं होता है। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम है
किंतु रोजगार की संख्या बहुत अधिक है। वो क्यों? क्योंकि इसमें प्रचंड बेरोजगारी जैसी समस्या पाई जाती है। और प्रचंड बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसका काम करना या ना करना एक बराबर है। इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान जो है वो टमाटर की खेती करता है, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं और 50 क्विंटल टमाटर का उत्पादन करने में उसकी फैमिली के जो 3 लोग हैं वो योगदान देते हैं, मतलब वो श्रम करते हैं, वो मेहनत करते हैं उस टमाटर के खेत में, तो उससे 50 क्विंटल क्या निकलता है? टमाटर का उत्पादन होता है। अब उसकी फैमिली में जो 2 पर्सन और बच गए, अगर वो भी इस काम में लग जाते हैं, टमाटर की खेती में वो लग जाते हैं, तो भी उत्पादन जो है वो 50 टन ही होता है या 50 क्विंटल ही होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर 3 लोग काम कर रहे हैं इस खेत में, तो भी 50% ही 50 क्विंटल ही टमाटर की पैदावार हो रही है। और यदि 5 लोग इस खेत में काम करते हैं तो भी 50 टन या 50 क्विंटल टमाटर की पैदावार हो रही है। तो अगर इन 5 लोगों में से इन 2 लोगों को निकाल भी दिया जाए, तब भी इसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये 2 लोग इसमें सम्मिलित भी हो जाएं, इस काम में लग भी जाएं, तो भी उससे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि ये जो 2 लोग हैं हमारे पास एक्स्ट्रा हैं इस परिवार में, ये अगर कहीं और बाहर जाकर कहीं शहर में चले गए या गांव में कहीं और छोटा-मोटा काम धंधा शुरू कर देते हैं, कोई और कार्य शुरू कर देते हैं जिससे इनको आय प्राप्त होनी शुरू होती है, तो इस परिवार की आय में वृद्धि होगी। इसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। अब हम जानेंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है इसकी, 133 करोड़ के लगभग इसकी जनसंख्या है। और इतनी विशाल जनसंख्या जो है वो उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो सरकार के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जा सकता है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि भारत की आधे से भी अधिक जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में लगी हुई है और जहां पर प्रचंड बेरोजगारी जैसी भयंकर समस्या उपलब्ध है। भूमि की सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण करना, बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना और खेतों की सिंचाई के लिए बांध का निर्माण करना, नहर खोदना आदि ये ऐसे कार्य हैं जिन पे सरकार जो है व्यय कर सकती है, खर्च कर सकती है और किसी पर्टिकुलर गांव में उसी के ही बेरोजगार युवाओं को, लोगों को इन कार्यों में लगाकर सरकार उनको रोजगार प्रदान कर सकती है। और साथ ही साथ बैंक ऋण की सुविधा से भी उनको बहुत लाभ होगा। अगर कोई किसान जो है जैसे अभी आपने उदाहरण देखा कि 5 में से 2 लोग अगर निकाल दिए जाए तो भी टमाटर के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उन 2 लोगों को बैंक ऋण की अच्छी और सस्ती सुविधा मिल जाए तो वो लोन लेकर अपने लिए कोई और अच्छा काम धंधा वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है। अब हम जानेंगे द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के क्या-क्या अवसर हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं को बढ़ाना, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं और वहां पे सड़कों का निर्माण किया जाए ताकि लोगों का जो उत्पादन है उसे सही समय पर बाजार में, मंडियों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों को अच्छे दाम मिले फसल के। और साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे किसान हैं वो साल के कुछ ही महीने में खेती के कार्य में
लगे रहते हैं। इसके अलावा उनके पास काम करने को और कुछ नहीं होता है। इसके लिए छोटे-छोटे अगर लघु कुटीर उद्योग बनाए जाएँ, जैसे टोकरियाँ बनाने का कार्य हो गया या जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं, उसमें अलग-अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। तो अगर ऐसे उद्योगों को गाँव में बढ़ावा मिले, तो लोगों की बेरोज़गारी की समस्या जो है वो बहुत हद तक दूर होगी। फिर तृतीय क्षेत्र में रोज़गार के कौन-कौन से अवसर हो सकते हैं? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं का विस्तार करके जो है वो रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। अधिक से अधिक स्कूल खोलकर, जहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कई किलोमीटर दूर चलकर बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो क्यों ना गाँव के नज़दीक कहीं स्कूल बना दिया जाए, जिससे कई सारे शिक्षकों के पद सृजित होंगे, या फिर हॉस्पिटल खोले जाएँ या डिस्पेंसरी खोली जाए, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी ऐसी कई सेवाएँ हैं, जिससे रोज़गार के अवसर जो हैं वो अधिक से अधिक बढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में। ये अधिनियम क्या है? ये भी सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। इसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है। लोगों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार नियम, इसे कहा जाता है काम का अधिकार नियम, लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 कहते हैं। 2005 क्यों कहते हैं? क्योंकि 2005 में ये अधिनियम लागू हुआ है। इस पे आपको क्वेश्चन भी आता है कि मनरेगा या काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसके अंतर्गत उन सभी ग्रामीण लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। जो लोग काम करने में सक्षम हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, उनके लिए सरकार ने 100 दिन के काम की, और वो 100 दिन का साल में 100 दिन के काम की गारंटी इन्होंने उपलब्ध करवाई है। और जिन्हें काम की जरूरत है, और ऐसे लोग जो जरूरतमंद है, जिन्हें काम की जरूरत है, उनके लिए ये रोजगार गारंटी योजना चलाई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो वह लोगों को रोजगार भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य करवाए जाएंगे, इसे नरेगा भी कहते हैं। पहले नरेगा कहा जाता था, लेकिन अब महात्मा गांधी शब्द जुड़ने से इसे मनरेगा कहा जाता है। आपने अपने गांव में भी देखा होगा, आसपास में भी देखा होगा, नरेगा या मनरेगा का कार्य चला हुआ होता है। तो इसमें ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जैसे तालाब खोदना, जिससे फसलों की सिंचाई हो, पशुओं को पानी मिले, या जो हमारे घरों की और दूसरी जरूरतें हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, या छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुएं या फिर तालाब की खुदाई करना, सड़कें बनाना, या और भी कई ऐसे सार्वजनिक कार्य करना जिससे पूरे समुदाय को, पूरे गांव को लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो क्षेत्रकों का विभाजन दो तरह से किया जा सकता है, एक संगठित क्षेत्रक और दूसरा असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित क्षेत्रक क्या होता है? संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्रक कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रक होते हैं जो सरकार से पंजीकृत होते हैं। इनके काम करने के घंटे फिक्स होते हैं, 6 या 8 घंटे के ही ये लोग
मतलब जो रोजगार है वह जो भी डेली का इनका काम है, ये 6 से 8 घंटे ही प्रतिदिन ये काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे ये काम पे लगे हुए हैं। यदि इनसे अतिरिक्त काम मजदूरी करवाई भी जाए, इनसे अतिरिक्त काम लिया भी जाए, तो उसके लिए इनको बोनस के रूप में या अतिरिक्त उस समय के लिए इनको पे भी किया जाता है, इनको अतिरिक्त पैसे भी मिलते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों की जो न्यूनतम मजदूरी है, उसे भी निर्धारित किया होता है कि इस न्यूनतम मजदूरी से कम आप लोगों को मजदूरी नहीं दे सकते। तो ये पूरी तरह से संगठित होता है और सरकार के नियमों के अनुसार ही ये क्षेत्र काम करता है। और ये लोगों को, जो काम करने वाले लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको छुट्टी आदि की सुविधाएं भी देता है, जैसे संडे की छुट्टी हो गई, या फिर कोई व्यक्ति जो है किसी बीमारी की वजह से छुट्टी लेना चाहता है तो उसे वेतन सहित छुट्टी दी जा सकती है। अब हम जानेंगे असंगठित क्षेत्र के बारे में। असंगठित क्षेत्र में छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं जो सरकारी नियंत्रण से बिल्कुल बाहर होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ये लोग। यह कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान इस क्षेत्र में नहीं है। रोजगार इसमें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में तो जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी भी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। अगर नियोक्ता को कोई वर्कर अच्छा लगता है तो वो उसे काम पे रख लेगा, अगर उसे वो वर्कर अच्छा नहीं लगा तो अपनी मर्जी से उसे काम से निकाल भी सकता है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों, जैसे सड़क पर विक्रय, जैसे आपने सड़क के किनारे देखे होंगे, कई रेहड़ी लगा के अपना उत्पाद बेचते हैं, कईयों ने ठेले लगाए होते हैं, सड़क के किनारे किसी ने सामान रखा होता है बेचने का, साग सब्जी हो गई या और भी खिलौने या कोई छोटे मोटे उत्पाद हो गए, तो उनको बेचने का ये काम करते हैं। या फिर मरम्मत के कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। अब किसान जो है वो 12 महीने तो उनका काम नहीं चलता है, फसल की कटाई के समय काम होता है और बुआई के समय काम होता है। तो इस समय जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो श्रमिकों को अपने खेतों में काम दे देंगे, जब उनको जरूरत नहीं है तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही और भी कई सारे क्षेत्र हैं या कई सारे ऐसे काम धंधे हैं जिन पे बड़ी कम मजदूरी पे लोगों को रखा जाता है और उन्हें अतिरिक्त काम के बदले भी कोई अलग से मेहनताना नहीं दिया जाता है, या आप दूसरे वे में कहें तो इनका जो श्रमिक है इनका बहुत अधिक शोषण किया जाता है। अब हम जानेंगे ये जो संगठित क्षेत्र है इसमें श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि इस असंगठित क्षेत्र में बहुत अधिक मजदूर लगे होते हैं, इसलिए इनका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए बहुत से लोग श्रमिकों को असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस क्षेत्र में प्राय श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उनका रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए इन श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए निम्नलिखित 3 कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या है? न्यूनतम मजदूरी का संरक्षण। इन लोगों को क्या मिलनी चाहिए? न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिलनी चाहिए। तो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के अधिनियम के अधीन लाना चाहिए ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिल सके, जिससे ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण, उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। नंबर 2, रोजगार की सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार जो है वो सुरक्षित नहीं है। यदि जरूरत पड़े तो इन्हें काम पे बुला लिया जाता है और जरूरत ना हो तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है।
स्वामी इन्हें रोजगार से ना निकाले, इनके जो स्वामी है या मालिक होते हैं उन्हें ना निकाल सके। अगर इनका रोजगार सुरक्षित होगा, सरकार इसमें कुछ इनिशिएट लेगी, तो इनके जो स्वामी होते हैं या मालिक होते हैं वो उन्हें काम से नहीं निकाल सकते। यदि श्रमिक बेरोजगार होते हैं तो सरकार को इन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए ताकि मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और साथ ही तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य की गारंटी। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बीमारी के समय उचित और निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में लगे हुए कार्यरत मजदूरों को या श्रमिकों को बहुत ही कम मेहनतानक, बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। तो इससे अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी उन्हें इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिलता है। तो इसके अलावा वो अपने परिवार की बीमारी जैसी समस्याओं के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे अस्पतालों की स्थापना की जा सकती है जहां पर जो भी कोई मजदूर है, बीमार है, उसकी अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो उसे वो निःशुल्क चिकित्सा दी जाए। अब है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, जिसमें आते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जिसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में, सार्वजनिक क्षेत्रक के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई किससे करती है? करों से या फिर अन्य तरीकों से करती है। सरकार लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सड़कों, पुलों, रेलवे, सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, किसानों के लिए अनाज का भंडारण, पेयजल की सुविधा और गरीबों के लिए आवास की सुविधा तथा बिजली आदि का निर्माण, ये जो सेवाएं हैं ये स्वयं करवाती है। ये सारी सुविधाएं गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर आदित्य बिरला इंडस्ट्रीज जो हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं, ये निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। निजी क्षेत्र की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इनके स्वामियों अथवा कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। तो ये था निजी क्षेत्रक। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक हैं वो किस अनुपात में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, और साथ ही हमने जाना कि रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मनरेगा के बारे में हमने जाना, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में हमने जाना, और संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बारे में जाना, और इसके साथ हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और इसके साथ साथ आपने क्या किया होगा? यस, नोट्स बनाए होंगे। तो कल एक और नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।